बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दी लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ बराजमान है सीनियर तज्ज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ। चंद मिनट्स के अंदर ही 4 बिल मंजूर कर लिए गए और आज जिस बिल के ऊपर ज़्यादा शोर शराबा हुआ है, जिस बिल को पेश करने पे, वो बिल है पीका एक्ट का, जिसे पैका एक्ट भी कहा जाता है, यानी प्रिवेंशन इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट। ये इब्तदाई तौर पे 2016 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही दौरे हुकूमत में लाया गया था। फिर पीडीएम के दौरे हुकूमत में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत चली गई, पीडीएम का दौरे इक़्तिदार आया, तो इसमें तरमीम की गई और उस वक्त भी बात ये काबिल गौर थी कि ये विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मुशावरत करने के बावजूद भी उन चीज़ों को मद्देनजर नहीं रखा गया जिनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया था। और फिर हुकूमत को मुश्किलात दरपेश आई कि एक तरफ पंजाब के अंदर जो था हतक इज़्ज़त कानून मुतारिफ करवाया गया, तो उधर वफाकी सतह पे फिर बाज़ सुनाई देने लगी कि जो सहाफ़ी हैं वो अपनी भाग दौड़ जो है वो अपने हाथ में नहीं रख रहे, वो बिला तातुल भागते जा रहे हैं और हदूद क़ुयूद उनकी मौजूद नहीं है। सवाल ये भी उठाए जाने लगे कि सोर्सेज बताए जानेंगे, लेकिन क्या एक सहाफ़ी अपनी खबर का सोर्स बता सकता है? एक बुनियादी सवाल। हुकूमत इस पर तौजीहात ही बयान करने लगी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया जो है उसको कंट्रोल किया जा सकता है, वो चाहे पैमरा के जरिए किया जाए या मुख्तलिफ कवानीन के जरिए, लेकिन सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम इसको लेके आए हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर जब इसे पहले मुतारिफ करवाया गया था तब उसके ऊपर सज़ा और जुर्माना अलग से था, लेकिन अब की बार 3 साल की सज़ा और उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना, 10 लाख का जुर्माना, 20 लाख का जुर्माना या फिर वो कुली तौर के ऊपर भी लागू हो सकता है। उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस मंजरनामे में जहां पे मुज़ाकराती दौर भी चल रहा था, वहां पे एक और बात काबिल गौर ये सामने आई कि हुकूमत कहने लगी कि 7 दिन की डेडलाइन थी और 7 दिन की डेडलाइन 7 वर्किंग डेज की बात हुई थी। उसी के तनाजुर में हमने 28 तारीख जो है वो मुज़ाकरात के अगले राउंड के लिए रख दी है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है। एक और अहम डेवलपमेंट जो इस मंजरनामे में देखने आई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास, जिसके अंदर इस बात के ऊपर गौर किया गया कि हुकूमत से रास्ते अलग कर लेने चाहिए। हुकूमत की बैड गवर्नेंस का जो बोझ है वो हम अपने कंधों के ऊपर नहीं उठा सकते। तो इसी पूरे मंजरनामे पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। अगर बात पेका एक्ट से शुरू की जाए, राना साहब जी, तारड़ साहब की गुफ्तगू, उनका जो मौक़िफ़ है और इसके जो खदोखाल हैं इस बिल के, क्या राय रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। बात यह है कि शायद अता तारड़ साहब को इस बात का इल्म नहीं है कि वो जो बिल जिनकी तरामीम लेकर आए हैं उसके अंदर लिखा क्या हुआ है, शायद उन्होंने खुद नहीं पढ़ा। अगर उन्होंने खुद पढ़ा होता तो जो बार बार एक लफ्ज़ अदा कर रहे हैं कि इसमें किसी सहाफ़ी को नुकसान नहीं होगा, तो फिर बिल किसके लिए लाए हैं? क्या वो बिल यहां तो आप लिख देते कि सोशल मीडिया के वो तमाम विंग्स जो सियासी जमातों के लिए काम करते हैं, जो मजहबी जमातों के लिए काम करते हैं, जो फलां के लिए काम करते हैं, जो फलां के लिए काम करते हैं, उन विंग्स को, उन सोशल मीडिया विंग्स पे चलने वाली किसी भी खबर पर सख्त एक्शन होगा जैसा। तो हम कहते हैं वाकई यार ये इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है, सहाफ़ियों पे कोई एक्शन नहीं होगा। उसके बाद आप लिखते हैं कि जनाब जिस कार्रवाई के लफ्ज़ को हज़फ कर दिया जाए उस कार्रवाई को आप बोल भी नहीं सकते, उसमें दिखा नहीं सकते। अब एक कौमी असम्बली पार्लियामेंट के अंदर या सूबाई असम्बली के अंदर अगर झगड़ा होता है, चूड़ियाँ फेंकी जाती हैं, कागज़ फाड़े जाते हैं, नारेबाजी की जाती है, तकरीर में सख्त लफ्ज़ बोले जाते हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, कभी भी नहीं होता कि स्पीकर ये कहे कि जनाब इन अल्फाज को हम हिस्सा कार्रवाई का बनाते हैं। अक्सर कहा जाता है कि इन अल्फाज को हज़फ करते हैं। ऐसे ही होता है जी, ऐसे ही होता है। अगर स्पीकर की निशानदेही ना भी हो तो कोई और निशानदेही कर देता है कि पार्लिमानी कार्रवाई से हज़फ कर दिया जाए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई चीज़ हम नहीं दिखा सकते ना, यही मतलब हुआ ना जी। तो यार फिर उसका बड़ा सिंपल सी चीज़ है, हमें ऐसे ही परेशान किया हुआ इन्होंने। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे इनको। ये इन्होंने वो एक रेड़ियाँ देखी हैं यार सर, कौन सी? मरियम साहबा की तस्वीर बनी हुई है, ये फल वाली रेड़ियाँ जी हैं जी। ऐसी रेड़ियाँ बना दें
वो सहाफ़ी लगा लेते हैं, क्योंकि फिर फल फ्रूट ही बेच सकते हैं हम सरकारी रेटों पे ना, या गैर सरकारी रेटों पे। इसके अलावा तो कुछ नहीं है। जब आपने हर चीज़ दिखाने पे पाबंदी लगा दी, जब आपने कहा जनाब 4 बंदे आप किसी सियासी जमात का अगवा करके बिठाते हैं, आप नहीं बता सकते, इसलिए कि जनाब आप नहीं बता सकते, हमने कह दिया। यार ये अच्छा जुमला था, इसलिए आप हमने नहीं बता सकते, इसलिए कि हमने कानून बना दिया, आप नहीं बता कर सकते। आपने फलां चीज हो गई है, आप नहीं दिखा सकते। जनाब फलां ने असेंबली के अंदर फलाने को गाली निकाली है, क्यों लिखेंगे आप? गाली निकालने वाले को कुछ नहीं कहना, लिखने वाले को कहना है। अगर मैं ये कह दूं, मुझे बात बता दें जरा, जिस बिल को आज पास किया गया, 28 मिनट का इजलास हुआ, 4 बिल पास हुए, सदके जावे हो जाए इजलास थे। पैसा कितना लगा इस इजलास में? तमाम लोगों का टीए लगा ना। वो आपकी और मेरी जेब से जाना है ना, इस कौम की जेब से जाना है, और किसी की जेब से नहीं जाना। अब बात यह है कि ये कोई क्रिकेट मैच नहीं हो रहा था, ये इस कौम की तकदीर के फैसले हो रहे थे। मुझे पता है कि जिन सहाफ़ियों से, मुझे पता है कि जिन मफाद परस्तों से इन्होंने मुशावरत करके ये बिल पास करवाया है, जिनको कहा है कि 4 दिन एहतजाज करना, 5वें दिन ना करना, वो 4 दिन ही करेंगे। लेकिन हम लोग तो उस वक्त तक बोलेंगे जिस वक्त तक ये बिल अपने मंतकी इंजाम को नहीं पहुंच जाता। यासर साहब, इस बिल का मतलब आप टीका एक्ट ना कहें, ये टीका एक्ट है। ये टीका लगाया गया है पाकिस्तान के सहाफियों को, यह टीका लगाया गया है सच बोलने वालों को। ये वो इंजेक्शन है, वो टीका है जिसके अंदर आपकी ज़बान बंदी का जहर है कि आपको वो इंजेक्शन टीका लगा दिया जाए। टीका एक्ट ना कहिएगा इसे, इसे कहिएगा टीका एक्ट। इस टीका एक्ट में जहर है जो आपको लग गया, जिससे आपकी ज़बान बंद हो गई, आपकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया, आपके हाथ जो है उसको जंजीरों में जकड़ दिया गया, आपकी जबान जो है उस पर ताला लग गया। ये टीका एक्ट है जिसको आज इतनी तेजी से, इतने जोश से, इतने जज्बे से आज पास कर दिया गया। ये तो 18वीं तरमीम का भी रिकॉर्ड तोड़ गया ना, 26वीं आईनी तरमीम का भी रिकॉर्ड तोड़ गया। इतनी तेजी दिखाई इन्होंने, इतनी तेजी दिखाई। ऊपर से कहते हैं सहाफियों को कुछ नहीं होगा। किसको होगा भाई? ये जो मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ये इनको नागवार ही गुजरेगी ना, इनको अच्छी तो नहीं गुजरेगी ना, तो क्या होगा? पिक एक्ट लगेगा। क्या लगेगा? मैं क्या कहूं कि जब मियां साहब जाके ऐलान करके आते हैं कि मैं पूरे वाला में एयरपोर्ट बनाऊंगा, हुकूमत आ गई उनकी, एयरपोर्ट बन गया वहां पे, मैं कहूंगा जनाब झूठे निकले, उनको सजा दें जिन्होंने तकरीर में झूठ बोला था। मुझे क्यों सजा दें अगर मैं उस पर तनकीद करूं तो? जब मेरी वजीर आला कहती है कि मैं एयरपोर्ट जहाज से नीचे उतरी हेलीपैड पे, इर्द गिर्द 2 ही लोग थे, तो मैं जब कहूं जनाब लोग ही कितने ने, तो क्या मैं झूठ बोलूंगा? यहां तो आप दिखा दें, हम कहें ये ले मैंने दिखा दिए, मैं कहूंगा जनाब वेल डन, शाबाश। ये क्या है? ये टीका एक्ट है, टीका एक्ट। होश के नाखून लें। या जो पीपल्स पार्टी कहती है ना मुशावरत कर लेते, उठते पीपल्स पार्टी वाले भी आज असेंबली से निकल जाते बाहर, उठते आज सेनेट से निकल जाते बाहर। पीपल्स पार्टी एक वहां सियासी जमात थी और एमक्यूएम, 2 सियासी जमातें ऐसी थी जिनको मैं क्रेडिट देता हूं कि जो पाकिस्तान में आजादी सहाफत पर समझौता नहीं करते थे, शदीद तरीन तनकीद के बावजूद भी समझौता नहीं करते थे। लेकिन आज सब कुछ खत्म हो गया। मैं समझता हूं कि आज पाकिस्तान की सियासत में, ये मैं आपको बिल्कुल वो खबर दे रहा हूं कि आज का दिन पाकिस्तान की सियासत में योम स्याह है। ये टीका बिल जो है, टीका बिल, अगर ये ना रुका तो जहन में रखिएगा सच खत्म हो जाएगा, सहाफत खत्म हो जाएगी, आपका माल चलता रहेगा। आप इंटरनेशनल फेयर पे बात करते हैं, उनको तकलीफ ही कोई नहीं है, ठीक है। आपकी जमात अब पसंदीदा, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके चेहरे पे आज रौनक है, करते रहे। हम तो कल भी थे सरदार सदाकत के मी, हम आज भी इनकार हकीकत ना करेंगे। हम तो बोलेंगे, हम चीखेंगे, हम पुकारेंगे, हम अदालतों में जाएंगे, हम सड़कों पे निकलेंगे,
बोलेंगे इसके लिए कि ये पीका नहीं टीका एक है टीका। मैं सर उसी तरफ ही आने लगा हूँ। ये तो आपने मौक़िफ़ दे दिया बतौर सहाफ़ी, लेकिन बतौर यूनियन के नुमाइंदा सरबरा क़यादत करने क्या करेंगे अगर ये मंजूर हो गया तो? आज पटिशन हमारी तैयार हो गई है, पीर वाले दिन पटिशन दायर हो जाएगी। आज इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ जो है, आज उन्होंने यूरोपीय यूनियन, इक़वाम मुत्तहिदा इसको लेटर लिख दिया है और आज उन्होंने अपने तमाम एफिलेटेड ममालिक 154 उनके साथ जो एफिलेटेड है उनको कहा है, छोटे बड़े, कि आप किसी मुल्क में 2-2 यूनियंस भी उनके साथ एफिलेटेड हैं, कि आप सब जो है हुकूमत पाकिस्तान को लेटर लिखें कि ये आज़ादी सहाफ़त पर कदगन है, ये पाकिस्तान आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरा है, ये लफ्ज़ इस्तेमाल करें। हम हर सतह तक जाएंगे। हमने प्लान शुरू कर दिया है कि किस तरह इस्लामाबाद की तरफ जाना है। आपको अगले 2 दिन में सोशल मीडिया पर नज़र आएगा, चलो चलो इस्लामाबाद चलो, और तारीख़ का ऐलान भी होगा। इस्लामाबाद भी जाएंगे, वहाँ पर जाकर पूरा मेला लगाएंगे। वैसे जो हमें इन्होंने माशी तौर पे मारना है, वैसे जो इन्होंने सच का गला दबाना है, तो वैसे ही वहीं पे हमें मार दें, दबा दें। इनके पास बेहतरीन हथियार है ना, कर दें। लेकिन हम किसी सूरत में भी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस पर कंप्रोमाइज़ किसी सूरत पे भी नहीं किया जाएगा और हुकूमत को बिलाखिर इसे वापस ही लेना पड़ेगा। सूरत दीगर इसके ऊपर इक़दाम होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेने के बाद सियासी मंजरनामे में बात करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी मंजरनामा जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या फिर आप कह लें कि मजमूई तौर पे जो अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी थी, उसने वो जो ग्रीन सिग्नल था उसको रेड कर दिया। यानी अब वो येलो के ऊपर भी नहीं है कि आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसी बीच में वो ये कहते हैं कि येलो उस सूरत में हो सकता है कि 28 तारीख से पहले ये कमीशन के क़याम को अमल में ले आए। बसूरत दीगर हमारा वहां पर जाना जो है वो कोई नतीजा नहीं निकाल पाएगा। अब इस ज़िमन के अंदर हुकूमती जो मौक़िफ़ है वो किस हद तक सदाकत के ऊपर मबनी है, हुकूमत के इंटेंशंस किस हद तक पॉजिटिव हैं, और हुकूमत उसमें जो एक ताजी ये बयान करती है कि 7 वर्किंग डेज़ की बात है, तो 7 वर्किंग डेज़ की बात क्या कैटेगोरिकली कही गई थी या फिर सरकारी उसूलों के मुताबिक उन्होंने इसकी इख्तरा निकाली और कहा कि 7 वर्किंग डेज़ होंगे। अब इसी पे बात करते हैं और देखते हैं कि आगे का मंजरनामा क्या बनेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा शौकत यूसुफज़ई साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शौकत यूसुफज़ई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शौकत यूसुफज़ई साहब, सबसे पहले तो हम ब्रेक से पहले इसे में पीका एक्ट के ऊपर बात कर रहे थे, आप भी सहाफ़त के पेशे से मुंसलिक रहे। सबसे पहले तो उस पर अपनी राय का इजहार कीजिए कि इस हुकूमत को क्या ख़तरात हैं कि 2016 में भी यही पीका एक्ट लाते हैं, फिर PDM के दौरे हुकूमत में उसमें तरमीम की जाती है, फिर जी नहीं भरता, फिर उसमें तरमीम की गई है और सज़ाएं सख्त कर दी गई हैं। इसके पीछे की वजूहात क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। पीका एक्ट का मतलब यही है कि हुकूमत खौफज़दा है, हर चीज़ से अब इनको डर लग रहा है और जिस चीज़ से डर लगेगा उसके खिलाफ ही कानून साजी करेंगे। इनका आपने देखा 26वीं आईनी तरमीम लेकर आए और अब जो है ये सहाफ़ियों का गला घोंटा जा रहा है, बल्कि सहाफ़त का गला घोंटा जा रहा है। अब मेरे ख्याल से दुनिया के सामने तो बड़े एक्सपोज हो रहे हैं हम। जो कवानीन थे हमारे, उसकी तो धज्जियाँ उड़ा दी हमने। कहाँ है वो 73 आइन और कहाँ है वो सारा सब कुछ? ये तो उसमें तो इतनी अमेंडमेंट कर ली गई है कि अब तो ये कानून किसी को बताने के काबिल भी नहीं है। हम क्या करने जा रहे हैं इस मुल्क के साथ, और ये हुकूमत अपने लिए घड़े खोद रही है। देखिए ना, मीडिया की तो एक कुर्बानी तो रही है। अगर आप ज़िया-उल-हक के दौर में देखें और मुशर्रफ के दौर में देखें तो आज़ादी सहाफ़त के लिए तो कुर्बानी दी है। PFUJ अभी भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे सहाफ़ी उसके साथ वाबस्ता हैं जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और हमेशा उन्होंने आज़ादी सहाफ़त के लिए आवाज़ उठाई है, तो अभी भी उठाएंगे। शायद ये हुकूमत ये समझती है कि हम लोग वर्किंग जर्नलिस्ट को हम दबा लेंगे और वो खौफज़दा कर देंगे, मालिकान के ज़रिए दबा देंगे, तो ये इनको गलतफहमी हो रही है। ये पहले भी नहीं दबे थे, अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं और अब तो अगर IFJ इसके साथ हो गया है तो मेरे ख्याल से
ये इनके लिए मुश्किलात तो पैदा होगी। पहले से ही बहुत सारे ममालिक ने इंसानी हकूक़ के हवाले से इन पर क्वेश्चन किया है और ये कह रहे जी ये तो हमारे उस अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हो, तो क्या ये इसको भी ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देंगे? शौकत साहब, आज मेरी IFJ के प्रेसिडेंट साहब से बात हुई है, आज लेटर हमने वहाँ से जारी हो गया है, पीर वाले दिन इंशाल्लाह बतौर सेक्रेटरी जनरल PFUJ हम पटिशन भी दायर कर देंगे, सारा कुछ हो जाएगा। ये आखिरकार इनको ख़तरा किससे है, किन से ख़तरा है? जो भी देखिए राना साहब, जो भी बोलता है ना, देखिए हुकूमत का अपना कोई स्टेक तो नहीं है ना, ये तो दूसरों के सहारे पे खड़ी गवर्नमेंट है ना। इनको वैसे ही कोई वो, हम बचपन में एक दूसरे को डराते थे, अंधेरे में आवाज निकालते थे तो वो एकदम वो डर जाता था। तो ये इनको हर तरफ से खौफ लग रहा है, जो भी आवाज उठाता है तो ये समझते हैं कि बस ये तो हमारे खिलाफ है और पता नहीं इसके बाद क्या हो जाएगा। तो ये हर एक आवाज दबाते दबाते खुद दब जाएंगे, ये नहीं आगे चल सकते ये सारा सिस्टम। देखिए एक हद तक जुल्म होता है और उस हद से जब बढ़ जाए ना तो फिर लोगों ने अपने वो जो है ना बाहें खोल दिए कि जी अब करें, जो मजालिम करना है कर लें, अब जेलों में डालना है जेलों में डाल दें और मारना है तो मार दें। किस चीज़ से लोगों को डराएंगे? ये 24 नवंबर को ये समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, अब लोग नहीं निकल सकेंगे। तो ये ख्वाहिश भी देख ले। तहरीक इंसाफ को तो किसी सहारे की जरूरत ही नहीं है। ये कहते हैं जी दरवाजे बंद हो गए, खिड़कियां बंद हो गई। भाई खिड़कियों और दरवाजों की आपको जरूरत होती है, हमें नहीं है। हमारी तो पॉपुलर जुमात है, आपने सब कुछ बंद कर दिया, हमसे निशान भी छीना और अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी लोगों ने वोट दिया। लोग तलाश करते थे कि PTI का उम्मीदवार कौन सा है, उसका निशान क्या है, उस पर भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत है कौमी असम्बली में। तो ये सारी चीजें करके देखिए, लेकिन अभी मेरे ख्याल से इनको समझ नहीं आई है अभी तक कि हो क्या रहा है इनके साथ। ये अपने लिए घड़े खोद रहे हैं, ये सारी चीजें इन पे अप्लाई होगी। फिर कल ये एहतजाज नहीं कर सकेंगे, कल ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे। ये जो कवानीन बना रहे हैं ना, ये अपने लिए घड़ा खोद रहे हैं। शौकत यूसुफजई साहब, मुज़ाकराती अमल के हवाले से आप क्या राय रखते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला लिया, जिसके मुतबादिल हुकूमत ने कहा कि 7 वर्किंग डेज़ की हमने बात की थी, आप आके आप हमारा जवाब तो सुन लेते, हमने कौन सा आपको कह दिया था कि कमीशन नहीं बनाएंगे। तो ये फैसला मंतकी बुनियाद पे ठीक है? देखिए मैं वो बंदा हूँ जो हमेशा मुज़ाकरात को सपोर्ट करता हूँ और आज भी मेरी ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात जारी रहते, लेकिन ये कोई कवाली तो नहीं है ना कि हम सब बैठ के कवालियाँ करें। देखिए ये कहते हैं जी ये बच्चों का खेल नहीं है। भाई बच्चों का खेल तो आप लोगों ने बनाया। एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो वज़रा हैं वो तानाज़नी कर रहे हैं, वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, बयानियाँ बना रहे हैं हमारे खिलाफ कि जी ये तो पहले मुज़ाकरात नहीं करते थे, अब क्यों कर रहे हैं, ये तो इनको किसी की वो मिली है, पता नहीं इनको कहाँ से वो। ये सारी देखे ना, ये बचकाना बातें थी। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी आप सब्र कर लेते 28 को। भी हम क्यों सब्र कर लेते? जब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, आपने हमसे मांगा कि रिटर्न दे दें अपने मुतालबात, हालांकि हमारे तो 2 मुतालबात थे, वो तो सबको पता था। अगर आपने कोई कारनामा सर अंजाम देना था तो वो तो 10-15 दिन वैसे ही गुजर गए थे। आप अगर हम जिस दिन हमने आपको रिटर्न दे दिया, आपने उसी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली कि जी ये जो मुतालबात है ये तो नहीं हो सकते। भाई जो नहीं हो सकते तो हमने आपके साथ कोई मेहंदी तो नहीं खेलना है। बस ठीक है, नहीं करना है तो आपने कह दिया ये नहीं मुतालबात तस्लीम कर सकते। तो जब नहीं कर सकते फिर हम आपके साथ क्यों बैठे हैं, क्यों अपना वक्त ज़ाया करें? बेहतर नहीं है कि हम अपोजिशन को ग्रैंड अलायंस बना लें, जो एनर्जी हम यहाँ लगा रहे हैं वो वहाँ लगा लें। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह सहाफ़ी भी आएंगे, लेबर भी आएंगे, बाकी लोग भी आएंगे, क्योंकि तनख्वाहें तो सिर्फ पंजाब असम्बली में बढ़ी है ना, बाकी तो किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ी है। न 1 रुपए का रिलीफ मिला है आवाम को। आपने हर पाकिस्तानी को 3.5 लाख रुपए मफलूज कर दिया। 27,000 अरब के कर्जे लिए राणा साहब 2 सालों में। और अब जो ये कहते रहे कि हमारे तो मईशत बिल्कुल ठीक हो गई है और हम ट्रैक पर आ गए हैं और हमने उड़ान पाकिस्तान का मंसूबा भी अब लॉन्च कर रहे हैं। तो अभी 2 दिन पहले मैं बड़ा हैरान हुआ कि इनके जो वजीर खजाना है और खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मशरिकी वस्ता से के जो 2 बैंक हैं उससे हम 1 अरब डॉलर हम कर्जा ले रहे हैं। वो भाई साहब 27,000 का कर्ज ले लिया, अब 1 अरब डॉलर और कर्जा ले रहे हैं। तो ये उड़ान पाकिस्तान अब कर्जों से बना रहे हैं। हमें लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि जी देखो हम पाकिस्तान को ठीक कर रहे हैं।
आप जब आवाम को रिलीफ देंगे, हमें पता चलेगा कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। ये कैसे मईशत है राना साहब के? हमारे दौर में 6.2% था जीडीपी ग्रोथ, आज 2.2 से ऊपर नहीं जा रहा है। सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज को देख रहे हैं कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। यार लोगों को ये मत बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज रोजाना ऊपर जा रहा है। लोगों को ये बताएं कि आपने पेट्रोल कितना सस्ता करना है, बिजली की कीमत कितनी सस्ती करनी है, गैस कितना सस्ता कर। ये खाने पीने की अशिया लोगों से दूर भाग रही है और आप कह रहे हैं हम पाकिस्तान को बना रहे हैं। ये विजन 2025 आपको याद होगा, 2020 उसके पीछे लोगों को लगाया था, वो कहाँ गया वो विजन? अच्छा अभी शौकत भाई ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब मुज़ाकरात का राउंड ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। क्या अब तहरीक इंसाफ एक ग्रैंड अलाइंस बनाने के बाद फैसला करेगी किसी बड़े एहतजाज का, या तहरीक इंसाफ अपने ताईं भी कोई बड़ा एहतजाज करने जा रही है? देखिए आराम से भी तो हालात के मुताबिक फैसले होते हैं ना। अभी क्या सूरत हाल बनती है, हम असम्बली के अंदर भी आवाज़ उठा रहे हैं, सड़कों पे भी आएंगे, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि ग्रैंड अलायंस बन जाए और ग्रैंड अलायंस इस मुल्क के मफाद में है। क्योंकि देखें इस हुकूमत को आप जितनी देर तक आप छोड़ेंगे ना तो कर्जे ही बढ़ेंगे और कुछ भी नहीं हो सकता। आज दोनों पार्टियां मिलकर हुक्मरानी कर रही है, लेकिन आप देखें कि वो मफादात का इतना टसल है कि एक दूसरे को वो नीचे दिखाने के चक्कर में है, लेकिन अलग नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि मफादात एक हैं दोनों के। ये क्या बात होगी कि जी आप हम हुकूमत को सपोर्ट नहीं करेंगे, वही हुकूमत को सपोर्ट नहीं करोगे तो इसका मतलब है कि आप हुकूमत से अलग हो जाओ, बात खत्म। ये क्यों लोगों से झूठ बोला जा रहा है? पीपल्स पार्टी कह रही है हम हुकूमत में नहीं है। क्यों नहीं है आप हुकूमत में? आप एक गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हम नहीं है। ये तो हो नहीं सकता। इस तमाम जितने भी PMLN की गवर्नमेंट ने जितने भी फैसले किए हैं, चाहे वो अच्छे किए बुरे किए, उन सब में पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है। और क्या पीपल्स पार्टी के जो बेनजीर भुट्टो और भुट्टो साहब की जो नजरिया था, क्या वो नजरिया जिंदा है? वो बेनजीर भुट्टो शहीद अगर आज जिंदा होती तो क्या वो पीका कानून को मंजूर करा लेती? ये कैसे, ये कौन सी पीपल्स पार्टी है? ये तो जरदारी पार्टी है ना, ये पीपल्स पार्टी तो नहीं है। पीपल्स पार्टी होते तो आज कहाँ है वो जमहूरियत के राग इलापने वाले तमाम लोग अब गायब हैं। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि ये बड़े बड़े नाम, रजा रब्बानी जो आइन कानून हर उसके लिए खड़ा हो जाता, आज उसकी आवाज़ दबी हुई है, बैरिस्टर साहब की आवाज़ दबी हुई है। तो पीपल्स पार्टी के तो स्टारवर्ड्स कोई नज़र नहीं आ रहा है हमें, जो कहे कि जी एपी का कानून है क्या? ये क्या तरमीम आप बार बार लेकर आ रहे हैं? जो भी बंदा आप समझते हैं यहाँ से हमें खतरा है, फौरन उसका खिड़कियाँ बंद कर देते हो। तो ये इस तरह जो है ना, ये शतर मुल्क की वो नहीं है कि आप सर नीचा करके कहें मुझे कोई नहीं देख रहा। आपको लोग देख रहे हैं, आपने कुछ भी नहीं किया। क्या पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहती है कि वहाँ आपने पंजाब के अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ा दी और गरीबों को इसी तरह छोड़ दिया? आपके तो जो किसान है वो तो पंजाब के किसान तो रुल रहा है, उनको तो आप कोई दे नहीं सकते हैं। आपकी पूरी परफॉर्मेंस जो है वो लैपटॉप के ऊपर है। लैपटॉप आप जाके एक एक स्कूल कॉलेज में जाके जी लैपटॉप तकसीम करने आए, 3 करोड़ के अगर इमदाद तकसीम होती है तो 3.5 करोड़ रुपए बीवी के उसके ऊपर लग जाते हैं जो वहाँ पे इंतजामात होते हैं। तो ये आवाम का पैसा है, आवाम का पैसा ज़ाया ना किया जाए। आप लैपटॉप दें, जो भी करें, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि नौजवानों के दिल आप जीत लेंगे। आप लैपटॉप आपके होते हैं, तकसीम आप करते हैं, वो तस्वीर इमरान खान की लगाते हैं नौजवान, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप परफॉर्मेंस दिखाएं, टिकटॉक ना करें, तो परफॉर्मेंस दिखाएं। अली अमीन गंडापुर की परफॉर्मेंस आप उधर से आप बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने थोड़े से अरसे में जो कुछ किया, देखिए हेल्थ कार्ड राइज किया, 20 अरब रुपए दिए, 7 लाख लोगों ने फ्री इलाज किया। अभी उन्होंने एक इंश्योरेंस जो है वो लॉन्च कर दिया, आज से शुरू हो गया कि वही कार्ड, उसमें 10 लाख रुपए तक कि जो फैमिली का सरबराह फोत होगा उस फैमिली को 10 लाख रुपए भी मिलेंगे। तो ये देखें, ये होते अवामी कारनामे। फिर उसके बाद 40 अरब रुपए उसने अली अमीन गंडापुर की गवर्नमेंट ने पेंशन के लिए रख दिए कि ताकि कोई पेंशन के लिए ख्वार न हो। 30 अरब रुपए हमने कर्जा वापस कर दिया अब तक 11 महीने में।
इसके बावजूद कि वफाक में हमारी मुखालिफ हुकूमत है। ये होती है फाइनेंस की मैनेजमेंट। तो अच्छा, आप तो शौकत साहब ये तो आप बातें ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर वापस आता हूँ मुज़ाकरात की बात पे। ये तारड़ साहब ने ये कहा है कि दरमियानी रास्ते के ऊपर गौर हो रहा था कि कमीशन की बजाय कमेटी बना दें। फ़र्ज़ कर लें जिस तरह बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि अभी ना बनाते, ऐलान तो कर देते, और अगर वो कमेटी बनाने का ऐलान कर दें तो क्या वो काबिल कबूल होगा? नहीं जी, देखें ये इस तरह नहीं है। देखिए ये जो कहते हैं ना कि केसेस तो डिसाइड हो चुके हैं और अब ये जो है ना कमीशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। भाई हम ये जो कमीशन हम बना रहे हैं वो इसलिए नहीं बना रहे कि हमारी सज़ाएं माफ़ कर दें या हमें कहे कि जी इनको रिहा कर दें। कमीशन इसलिए बन रहा है कि आपने पूरी पार्टी को दीवार से लगा दिया। आप कहते हैं कि 9 मई के जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है, 26 नवंबर के जिम्मेदार तहरीक इंसाफ है। वो आपने उसके वर्करों पे जुल्म तशद्दुद किया, उनको पूरे इलेक्शन प्रोसेस से दूर रखा। तो अब ये तो लाजमी हो गया ना कि ये सब कुछ करने वाला है कौन? ये जो आप दिखा रहे हैं, जो फुटेजेस बताई जा रही है, ठीक है इसमें हमारे लोग भी होंगे, बिल्कुल होंगे, हम इनकार नहीं करते, लेकिन उस फुटेजेस टोटल फुटेजेस क्यों नहीं बताई जा रही? ये जो सेलेक्टिव फुटेजेस क्यों बताई जा रही है? शुरू से लेकर आखिर तक किसने भेजा, कैसे ये आगे बढ़े? यहाँ तो आपको पता है कि 100 बंदे भी नहीं जा सकते, कहीं आगे से पुलिस खड़ी हो जाती है। तो देखें ये सारा कुछ जो है ना ये देखना पड़ेगा। जब तक इसका फैसला नहीं होता तो तहरीक इंसाफ को तो हमेशा ताने मिलते रहेंगे कि जी ये इंतशारी जुमात है। ये जिस तरह मरियम बीबी हर तकरीर में कहती है कि खैबर पख्तूनख्वा ने जब पंजाब पे हमला किया था, अब देखिए कितना गलत मैसेज है। न तो खैबर पख्तूनख्वा ने पंजाब पे हमला किया है, न कर सकते हैं हम, इसलिए पंजाब भी हमारा है और इस्लामाबाद भी हमारा है। हम एहतजाज करने जा रहे थे पुरअमन, हमने किसी पे हमला नहीं किया। अच्छा शौकत साहब, अब आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? आज पीपल्स पार्टी ने अपनी नाराज़गी का इजहार कर दिया हुकूमत के साथ। आप इसे नूरा कुश्ती समझते हैं कि वाकई पीपल्स पार्टी अब इनका बोझ नहीं उठाना चाहती? देखिए मेरे ख्याल से ये स्ट्रेटेजी है इनकी कि पीटीआई को थोड़ा सा एक लाइन बदलने के लिए कि जी ये जो पीपल्स पार्टी है इनके साथ इनको एंगेज किया जाए। वरना देखिए इस तरह कभी नहीं हो सकता है। आप ऐवान सदर में मुस्लिम लीग की वजह से पहुंचे हैं, आप सेनेट की चेयरमैनी जो है आपको मिली है मुस्लिम लीग नून की वजह से मिली है, डिप्टी स्पीकरशिप जो है मुस्लिम लीग नून की वजह से है, इसी तरह पीपल्स पार्टी की वजह से हुकूमत। भाई आपने एहतजाज क्या करना है? जब आपकी पूरा साल गुजर गया, जब आपकी बात नहीं मानी जाती, आप हुकूमत से निकले, ऐलान करें कि अब नहीं है, हुकूमत का साथ नहीं है, बात खत्म। ये तो नूरा किश्त नहीं है, बहुत बड़ा ड्रामा है और ये फ्लॉप ड्रामा है। मैं अभी आपको बता दूं ये कोई कामयाब होने वाला ड्रामा नहीं है। देखिए बहुत दुनिया बहुत आगे चली गई है राना साहब। अब ये इस तरह नहीं है कि ये कोई ड्रामे होंगे और लोग समझेंगे कि पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है। सबको पता है नूरा कुश्ती हो रही है, नूरा कुश्ती हो रही है और इसका अंजाम कुछ और तरह का नहीं निकलेगा, पुरानी तर्ज का ही निकलेगा और सब जो है वो मिलजुल के ही काम करेंगे एक दूसरे पे बहुतान तराजी के बावजूद भी। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफज़ई साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद एजाजुल हक सभा में ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। राना साहब क्या समझते हैं जो सीईसी का इजलास हुआ है, उस सीईसी इजलास के जो एलामिये के निकात का मंजर आम पे आना था, क्या ये हलचल मचाने वाली बात है या फिर आपकी पुरानी बात को याद करूं उसी का तसलसल है या इसका कुछ भी नहीं निकलने वाला? देखिए एक चीज़ बात ज़हन नशीन कर लीजिएगा, मैंने याद करें आपको प्रोग्राम में कहा था ये होने वाला है। अच्छा मुझे कोई तोता तो है नहीं मेरे पास और ना मैं वो ख्वाब में देखता हूँ, मुझे हमारे सोर्स ही हमें बताते हैं ना। तो मैं उस दिन जिस दिन आपसे बात कर रहा था मैं कराची था, तो कराची में मेरी कुछ मुलाकातें हुई थी और उन मुलाकातों में ये चीज़ बिल्कुल बिल्कुल वाज़े तौर पर आ रही थी। पीपल्स पार्टी दो चीज़ें यासर बड़ी क्लियर कर रही थी। एक तो पीपल्स पार्टी का ये कहना था जी कि हम सिंध कार्ड अपना ख़त्म कर रहे हैं उन नहरों की वजह से। अच्छा। दूसरा उनका कहना था जी पंजाब के अंदर हमें बिल्कुल 1% भी हमारे साथ सलूक नहीं हो रहा, वफाक में 1% भी हमें वो तरजीहात नहीं दी जा रही, हम जो कहते हैं वो बात मानी नहीं जाती, ये उनका कहना था।
उस दौरान क्या अवाम कहती है कि ये किस तरह हो सकता है कि आप हर चीज़ में मौजूद भी हों और आप कहें कि हम बिल्कुल साइड पे हैं, या तो आप साइड पे हो जाएं और साइड पे होने के बाद आप फिर अपोजिशन का किरदार अदा करें तो फिर हम सोचेंगे कि आपका वोट बैंक है। तीसरी चीज़ जो डिस्कस हो रही थी इनके अंदर, या सर इस दफ़ा 40% कम बारिशें हुई हैं, पहले की निस्बत 40% बारिशें कम है। बैन अल-अक़वामी सतह पे माहौलियाती तनाज़ुर है। मैं आपको हम तो पाकिस्तान की बात है ना ज़रा, जिससे आपको पता है कि फसल का क्या हाल होगा, जिससे फसल के बाद जो हालात पैदा होंगे वो महंगाई होगी। और क्या आज से पहले जनवरी के महीने में गर्मी का ये सीज़न चला था? क्या गर्मी जनवरी के महीने में इस तरह आ जाती थी कि आप धूप में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते? क्या ये हो जाता था कि आप हीटर शीटर हर चीज़ बंद कर दें? क्या ये चीज़ें होना शुरू हो गई थी? अब जब उन्हें पता है कि अगर यही मौसम रहा, वेदर इसी तरह रहा, वक्त से पहले गर्मी आ गई, बारिशें नहीं हैं और फसलों का नुकसान है और फसलों की किल्लत पैदा हो गई, ग़ज़ाई किल्लत पैदा हो गई, तो उसका सारा मलबा किस पे पड़ेगा? हुकूमत पे पड़ेगा ना। चीज़ें महंगी होगी ना, आपने बाहर से मंगवानी है ना। फिर जब आप किसी और मुल्क से खरीदेंगे तो आपको नेचुरली तौर पे वो चीज़ें महंगी पड़ेंगी, हर चीज़ महंगी पड़ेगी। तो इस सारी चीज़ों का बोझ उठाना इंतहाई मुश्किल था। ऊपर से आपकी हुकूमत ने जितने कर्जे लिए हैं, इतने कर्जे तो एक रिकॉर्ड कर्जे है ना। और हम ये वाद हुकूमत है जो कर्जा लेकर खुश होती है, ये वाद हुकूमत है जो कर्जा लेकर ना बंगले डालती है। जनाब कर्जे हो गए। मुझे कल के प्रोग्राम में जब आपके दोस्त कह रहे थे कि हम जनाब इतने ऊपर चले गए, हमारे पास इतने पैसे पड़े हैं, हमारे अपने कितने पड़े हैं? ये इसी तरह है कि आपने मेरे पास एक कमेटी डाली, ठीक है, हर महीने जब कमेटी इकट्ठी होती है तो मैं सामने पैसे रख के खुश होता हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं। जिस दिन लेने वाले आ जाते हैं, मैं कहता अच्छा यार चलें अगले महीने से ही। सब बात को तूल दे देंगे। हमें काफ़ी देर से ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान ज़िया के सरबराह एजाजुल हक साहब। एजाजुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राना साहब इसी तसलसल में आप सवाल कर सकते हैं। जनाब एजाज साहब क्या हाल, आप ठीक है, खैरोफियत से हैं? आज आप बहुत गुस्से में। राना साहब क्या बात है? नहीं जनाब, मैं इस तरह मुस्कुराना शुरू कर देता हूँ। एजाज साहब आपकी हुकूमत पीका एक्ट ले आई, हम गुस्सा भी ना करें। नहीं, हमारी हुकूमत नहीं, मैं कह रहा था कि आप उसके इत्तेहादी हैं, आपने उनको वोट दिया हुआ है, आप कहते हैं आपकी हुकूमत नहीं है। लोग शुक्र कर रहे हैं कि हीटर बंद हो गए, थोड़ी सी मौसम अच्छा हो गया। गैस के बिल जो आए हैं इस दफा, अगर मैं आपको दिखा दूं, आपको गश पड़ी अगर मैं अपना बिल गैस का दिखा दूं। तो इजाज साहब वो आप ही की हुकूमत ने भेजे हैं, वो कौन सी अमेरिका की या स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने भेजे हैं? ये तो आप उनसे सवाल पूछे ना फिर आप। नहीं सर, हम तो आपसे पूछेंगे, तो आपने वोट दिया है उनको। इसीलिए आप आज गुस्से में हैं कि फसलें जो है खराब हो गई हैं और बाहर से चीजें इम्पोर्ट होनी शुरू हो जाएंगी। लाजिम बात है महंगाई होगी, लेकिन दुआ करनी चाहिए कि फसलें अच्छी हों, बारिशें हो जाएं, क्योंकि बारिशें नहीं हो रही मुल्क के अंदर और ये बारिशों की वजह से सारी बीमारियां फैल रही हैं। बारिशों की वजह से बरानी इलाके में जो है गंदम खराब हो गई है सारी। तो ये आगे जाके जो मुश्किलात आएंगी उसके लिए हम सबको चाहिए कि दुआ करें कि अल्लाह ताला मौसम के लिहाज से यहाँ पे बारिशें भेजे हमें, और बारिश भी जो है वो अच्छी वाली बारिश हो। अच्छा एजाज साहब, जैसा कि आप मुस्तकबिल का जो मंजरनामा है वो वज़ा कर रहे हैं, इस तनाजुर में अक्सर औकात ग़िज़ाई अजनास की कमी हो जाती है और फिर उसकी तरसील मुख्तलिफ ज़राए से होती है, और उसमें एक बहुत बड़ा किरदार जो था वो गंदम की तरसील का भी था जो वफाक के अंडर हुआ करती थी। अब उस इदारे को अगर बंद करने के इक़दामात हो रहे हैं और एक ऐसे वक्त में जब मुस्तकबिल में परेशानियां भी दिखाई दे रही हैं, तो फिर वो अफरा तफरी वाला माहौल नहीं होगा। देखिए, गंदम की खरीदारी तो ऑलरेडी स्वाय पास्को के तमाम सूबों के जिम्मेदारी होगी है। अब पिछले साल जो हुआ है वो पास्को ने इस तरीके से गंदम की खरीद की है कि उसके अपने जो इलाकों के डायरेक्टर थे वो FIA ने उठा के उनको जेल में बंद कर दिया। यानी वो बोरियां बिकनी शुरू हो गई थी मार्केट के अंदर, और मिंचनाबाद की गंदम जो है वो बिहाड़ी जा रही थी और बिहाड़ी से गंदम जो है वो आरफवाला जा रही थी, और सारा जो है वो मामला ख़राब हो गया था। पंजाब हुकूमत ने गंदम खरीदने से ही माजरत कर ली, तो जो पास्को ने 3900 पे गंदम
खरीद की थी वो फिर बाद में जब पंजाब हुकूमत ने इंटरवीन नहीं किया तो वो 2400-2500 2600 पे बिकी है और किसान का जो है ना बड़ा नुकसान हुआ। जिन्होंने होर्डिंग करनी थी, जो बड़े लोग थे, उन्होंने तो थोड़े दिनों के लिए रोक ली होगी, लेकिन एक आम आदमी जो कि मतलब जिसने आड़ती के पास जाना है, कर्जे लेने हैं, अपना फर्टिलाइजर लेना है, पेट्रोल भी जो है वो, डीजल भी जो है वो माहाना पेमेंट पे लेना है, तो उस बेचारे के लिए तो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा उसे। एजाजुल हक साहब, चलें हम दुआ भी करते हैं, अल्लाह करे अल्लाह की ज़ात हम पर रहम खा ले, हमारी गलतियाँ हमारी कोताहियों को माफ़ कर दे, और जो हमसे ज़्यादतियाँ हुई हैं अल्लाह ताला की ज़ात वो हमें माफ़ फरमा दे और इस मुल्क पर अपनी रहमत फरमा दे, अपनी रहमत की बारिश फरमा दे। और साथ साथ अल्लाह की ज़ात हमारे सियासतदानों को भी जो है वो हदायत फरमा दे कि अवाम के मतलब सोचें। अच्छा, आप ये तो बता दें, ये पीका एक्ट आज मंजूर जो सारा इतनी तेज़ी से 28 मिनट के इजलास में इतने बिल मंजूर हो गए और ये सारा कुछ हो गया, ये पीका एक्ट इतना ज़रूरी क्यों था? असल में जो मैं गया था कमेटी की मीटिंग में, लेकिन मैंने उसे तफसील से पढ़ा नहीं था। जो वहाँ मैंने सुना उसके मुताबिक कुछ उन्होंने 3 साल कैद और 20 लाख रुपए जुर्माना रखा है कि जो एक दूसरे पे तोहमत लगाए, जो किसी को बदनाम करने की कोशिश करे, जो मतलब इस किस्म के वीडियोस बनाए कि जिसमें किसी की शख्सियत को पगड़ी को उछाला जाए या किसी मतलब खातून के पर या किसी मर्द पर। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें या जहाँ तक तो ये ताल्लुक है कि ये ऐसा ना हो कि भाई किसी ऑपोजिशन वाले को पकड़ने के लिए या पीटीआई वाले को अंदर करने के लिए या किसी सहाफी को बात करें, सहाफी को पकड़ने के लिए जो आपको पसंद नहीं है। नहीं, वो सहाफी इसी तरह गर्मी खा रहे हैं। सहाफी तो पकड़े जाते ही नहीं कभी। सहाफी पकड़े जाएंगे तो अगर कोई ऐसी वीडियो सामने आएंगी, देखिए ना, अब हमारे कुछ लोग नहीं, थानों में नहीं पकड़े जाते, जहाँ पकड़े जाते हैं वहां आपको ही पता है सिर्फ। नहीं, वो पकड़े जाते हैं, थानों में पकड़े जाते हैं, और कहाँ पकड़े जाना उन्हें, जहां भी पकड़े जाते हैं चलें। लेकिन अगर कोई शख्स झूठ पे मबनी कोई बयानिया बना रहा है, मुल्क के खिलाफ कोई इस किस्म की बात कर रहा है, जैसा कि अभी मैं देखें डोनाल्ड ट्रंप का मैं देख रहा था उसकी ओवरटेकिंग, उस दिन वहां पर ऐसे ट्रक खड़े किए गए जिसमें आप पाकिस्तान की इस तरह बदनामी कर रहे हैं कि मैं हल्फन आपको कहता हूं कि हिंदुस्तान की इतनी जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल है उसके पीछे भी रॉ का हाथ पाकिस्तान को बदनाम कराने के लिए। यानी आप ठीक है किसी शख्सियत के लिए, उससे मोहब्बत के लिए आप इजहार कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को डिग्रेड करें। तो ये चीजें जो है ना, इस पर मैं थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी करूंगा कि देखें, अभी एक साहब है, अगर आप बुरा ना बनाए तो, वो पिछले दिनों लाहौर में एक बड़े ओहदे पर हैं माशाल्लाह, वो लाहौर में आए हुए पिछले दिनों, और आज से कोई 50 साल पहले का किस्सा उन्होंने इतने झूठ पे मबनी किया कि जो वहां बैठे हुए थे या जिन्होंने वो वीडियोस या टिकटॉक बनाई वो समझे कि वो सच है भैया, कि एक हाथी को श्रीलंका में अगवा किया गया, किडनैप, उसे पाकिस्तान लाया गया कि उसको किसी बच्ची को वो हाथी चाहिए था और उसको घर में रखा गया, और जब बड़ा हो गया तो उसको जू में भेज दिया गया। वो किस्सा जनरल ज़िया-उल-हक शहीद के ज़माने का था, जब वो श्रीलंका के दौरे पर गए हुए थे। तो जिस तरह हमारे यहाँ पंजाब में आते हैं सऊदी या टर्की या दूसरे ममालिक के, तो उनको गाय और घोड़े हम उनको अपने देते हैं, साहिवाल की गाय देते हैं, तोहफे में देते हैं। इसी तरह उन्होंने हाथी का बच्चा दिया, यहाँ आया, पाकिस्तान आया, उसको जू में रख दिया। अब वो कह रहे हैं जी कि नहीं, ज़िया-उल-हक साहब ने उसे किडनैप करवाया, उसको पाकिस्तान लेकर आए, और फिर उसको जब घर में बड़ा हो गया तो उसको जू में रख दिया। अगर वो साबित कर दें कि एक दिन भी वो हाथी का बच्चा घर में रहा है तो जो सजा देनी है वो दे दें, लेकिन अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो पब्लिक में जाके माजरत करें। एजाज साहब, ये वाला मामला ठीक है, मानते हैं तोहमत किसी पे ना लगाई जाए और किसी की पगड़ी ना उछाली जाए, लेकिन सर पगड़ी उछालना और तोहमत लगाना, इसका दायरा और हुदूद क़यूद क्या होंगी? यानी फ़र्ज़ करें कि हुकूमत का यही इक़दाम है पीका एक्ट वाला, और मैं ये कहता हूँ कि 2016 के अंदर इन्होंने ये एक्ट बनाया
फिर इन्हें ज़रूरत पेश आई, अमेंडमेंट इन्होंने आके बाद में अपनी पीडीएम की हुकूमत में कर दी, फिर अब इन्हें फिर ज़रूरत पेश आई है और फिर ये अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो एक तरफ ये रहते ही नहीं है, इनको डर ये है कि इनके खिलाफ बोलने वाली ज़बानें सारी गुंग हो जाए। तो ये भी तो एक किस्म की तोहमत या पगड़ी उछालने वाली बात है। तो क्या इस पे मुझ पर भी कैद या सजा होगी? नहीं, अगर आप मतलब ऐसा नहीं करेंगे तो कोई सजा नहीं होगी। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, कुछ लोगों ने इसकी मुखालफत भी की, खासतौर पर पीटीआई वालों ने वॉकआउट कर दिया। पीपल्स पार्टी वाले इजहार बरहमी किया कि जी हम तो बड़े जमहूरियत के अलम बरदार हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने इसको मंजूर भी कर दिया और मान भी गए। तो अब इसमें मेरा ख्याल है कि सबको, स्टेक होल्डर्स को, उसमें जिसमें प्रेस है, जिसमें आप लोग हैं, जो एहतजाज कर रहे हैं, तमाम प्रेस क्लब जो हैं, उनको एतमाद में लेकर उनसे गुफ्तगू करने के बाद अगर इसे किया जाता और इतनी जल्दबाजी में ना करते तो बेहतर नताइज निकलने थे इसकी। वैसे जावेद हक साहब, आप जिस हुकूमत के हमायती इत्तेहादी हैं, जिसको आपने वोट दिया है, उन्होंने कोई एक ऐसा बिल है, अवामी हो, आइनी हो, जिस पर स्टेक होल्डर्स को इत्तेमाद में लिया हो? नहीं, लेना चाहिए, मैं कह रहा हूँ। अब मुझे मालूम नहीं कि इसके अलावा कौन सा ऐसा बिल है जिसमें 26वीं आइनी तरमीम करने का मतलब होता है कि हर तमाम मकातबा फ़िक्र को आप राय लेते हैं उनसे, कई माह राय ली जाती है, इसी तरह होता है ना? तो आप जितनी इसमें राय ली, रात के 2 बजे, रात के 3 बजे आपस ही लेती गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजल रहमान और भाईजान, ये 25 करोड़ अवाम भी है, इसमें ह्यूमन राइट्स की तंजीमें भी हैं, इसमें वकला तंजीमें भी हैं, इसमें सहाफ़ी भी हैं, इसमें आम शहरी भी हैं जो इस पाकिस्तान में रहते हैं जिस पे आप ये आइन बना रहे हैं। तो उन्हीं के नुमाइंदे थे ना मौलाना फजल रहमान साहब। उसमें तो हुकूमत का बिल तो था, उसको उठा के तो डस्टबिन में फेंक दिया था। उसमें तो बिल मंजूर हुआ है जो पीटीआई का था असल में, और मौलाना फजल रहमान साहब का था। वो बिल जो है वो असल में मंजूर हुआ, और वो उन्होंने जितनी कोशिश की इसके लिए, जितनी मेहनत की, आप उनको कम से कम खराज तहसीन तो पेश करें ना, कि रात के 3 बजे, रात के 2 बजे अवाम की नुमाइंदगी करते हुए वो आपस में मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं। मिलती है जी, तनख्वाह मिलती है, तो इस तरह को पैसे जो है ना हम सियासतदानों को दे देते हैं म्यार यासर जाके, जनाब आपने बड़ी मेहनत की हमारे लिए इतनी सस्ती साइशें पैदा कर दी हैं जिसकी हद ही कोई नहीं। अच्छा, बिल्कुल इसमें एजाज साहब कोई शक नहीं है कि हमें अपने कौमी इदारों का एहतराम करना होगा, कौमी इदारों से हमारी शान है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और उनके ख़िलाफ़ बोलने वाले जो हैं, वो चाहे वो किसी भी तबके से तलक रखते हो, काबिल माफ़ी नहीं है। लेकिन क्या सियासतदान अगर गलत करें, अगर सियासतदान झूठ बोलें, सियासतदान गलत बयानी करके इक़्तिदार में आए, तो उसकी भी कोई सज़ा है? 1988 से लेकर अब तक जो है ना, मैंने कहा अगर आप उनको सजा देंगे तो 1988 से लेकर अब तक के तकरीबन 80% सियासतदान जो है ना वो पाबंद है। जिधर भी आप उनको जो भी सजा देना चाहते हैं उनको वो सजा मिल जाएगी। चले, शुक्र आपने माना कि 80% सियासतदान ऐसे हैं। एजाज साहब, मैं आ रहा हूँ ना। अच्छा एजाज साहब, ये जो मुज़ाकराती राउंड है जिसके ऊपर एक फुल स्टॉप लग चुका है, क्या ये आगे चलता हुआ दिखाई देता है? और दूसरा, हुकूमत ये कहती है कि हम तो दरमियानी रास्ता निकाल रहे थे, हमने तो जवाब लिख लिया, जवाब तो सुन लेते, ये कोई तरीका नहीं है। तो क्या हुकूमत कोई सॉफ्ट कॉर्नर या कोई चीज़ पे इम्प्लीमेंटेशन करने का इरादा रखती थी? मेरा ख्याल है बहुत संजीदा थे आपको हकीकत में, और मैं समझता हूँ कि बॉल हुकूमत के कोर्ट में था और हुकूमत को एक किस्म का चेक हो गया था हुकूमत को। और लेकिन पीटीआई ने वो बॉल वहां से हुकूमत से कोर्ट से उठाकर अपने कोर्ट में ले आया। मुझे तो समझ नहीं आई कि ये किस किस्म की सियासत उन्होंने की है कि 3 दिन के बाद हुकूमत ने बैठना था। और चले फर्ज कर लें, अभी मुझे तो पता नहीं था कि हम अभी तक बहस कर रहे थे और अभी जुमे वाले दिन यानी जुमे की नमाज के बाद जो मीटिंग होनी थी उसमें जवाब तैयार होना था और फिर वो मंगल को पेश करना था। तो 3 दिन अगर इंतजार कर लेते और फर्ज करें जो वो कह रहे हैं कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं थी, हुकूमत वहां जाकर कहती कि जी हाँ ये बिल जो है हम कमिश्नर नहीं बना सकते, फर्ज करें, मतलब हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूँ, तो हुकूमत तो फंस गई थी। और वो कहते देखो जी हमने इनको कहा है
और अगर हुकूमत ये कहती जी कि हाँ हम कमीशन बनाते हैं लेकिन उसमें ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो पीटीआई वाले वहाँ बैठकर बता सकते थे, बड़े बड़े वकला हैं उनके, कि हाँ जी इस तरह नहीं, आप सही कह रहे हैं लेकिन इस तरह नहीं, हम इस तरह कर लेते हैं। हम डिक्टेट नहीं करते सुप्रीम कोर्ट को, जो केसेस सब जुडिस हैं उनको हम बीच में से निकालते, और बहुत से तरीके थे। लेकिन और आज भी मैं आपको ये बता रहा हूँ राणा साहब के ये जब भी मामला तय होंगे ना, ये मुज़ाकरात के जरिए होंगे। अच्छा, और ये आप देख लेना। बिल्कुल, अल्लाह करे ऐसे ही हो। सर, दो सवाल है मेरे छोटे छोटे दो सवाल है। क्या आपको दोबारा मुज़ाकरात की टेबल सजती नज़र आ रही है? और दूसरा सवाल मेरा ये, पीपल्स पार्टी ने आज बड़ी धमकी दी है और उनका बयान, उनके सारे चीज़ें आपने सुन लिया, क्या पीपल्स पार्टी नूरा कुश्ती कह रही है या पीपल्स पार्टी भी सीरियस हो गई है? देखिए कुछ एक तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर से मैंने रिक्वेस्ट की है, आपके ज़रिए भी ये कहता हूँ कि वो पीटीआई वालों को बुलाएं और उनसे पूछें कि जब आपने आकर मेरे से रिक्वेस्ट की थी और मैंने हुकूमत को तैयार करवाया, तो फिर मुझे एतमाद में लिए बगैर आप किस तरह जा सकते हैं? तो उनको बुलाएं, उनको पूछें वजूहात क्या है। अगर वो उनकी कोई ऐसी खदशात है उनको दूर कर दें। भाई अगर कहते हैं हमारी मुलाकात नहीं हुई तो मुलाकात अरेंज कर दें। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर कुछ तातुल आ भी गया, कोई गैप आ भी गया, तो मुज़ाकरात फिर शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह कुछ अरसे के बाद, अगर मंगल को ना हुए तो। हालांकि स्पीकर ने तो नोटिफिकेशन निकाल दिया। अब जहाँ तक पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, माशाल्लाह एक बहुत अच्छी जमात है, इन द सेंस के जद्दोजहद के हवाले से जो अपनी बात करते हैं हमेशा। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में मुझे समझ नहीं आती कि सारी तो पोजीशंस आपके पास हैं। सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस आपका बैठा हुआ है, चेयरमैन सेनेट जो उसके बाद नंबर 2 होता है वो आपका बैठा हुआ है, गवर्नर जहां पर आपकी एक वोट भी नहीं है, यानी एक सीट भी नहीं आपको मिलती, वहां केपीके में गवर्नर आपका वहां बैठा हुआ है। सिंध की हुकूमत आपके पास है, बाप पार्टी जिसकी हुकूमत है बलोचिस्तान में, वो भी ये कहते हैं जी ये भी हमारी हुकूमत है। जो उनके एमपी आते हैं वो जाते हैं सदर साहब से मिलने के लिए। पीछे क्या रह गया है? कुछ वजारतें चाहिए तो वो भी कह दें मैं खुद हुकूमत से रिक्वेस्ट कर दूंगा यार इनको शामिल करें काबीना के अंदर। ये तो बल्कि कई दफा मेरा ख्याल है उनको ऑफर भी दी गई है। हाँ, पंजाब में उनको मसला है, पंजाब में वो चाहते हैं कि हमारे कुछ वज़रा जो है, अगर 6 सीटें हैं तो 6 के 6 वजीर बन जाए, और अगर कुछ ज्यादा सीटें हैं तो उनमें से मेरे ख्याल में कुछ वजारतें मांग रहे हैं वो पंजाब के अंदर। वो कहते हैं कि हम मरकज में नहीं बैठेंगे, मरकज में हम कहते रहेंगे जी महंगाई होगी, बेरोजगारी होगी, हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं, हम हुकूमत में नहीं। लेकिन वो पूरी तरह से हुकूमत के अंदर है, उनकी हर बात मानी जाती है। लेकिन आज जो सीईसी का उनका इजलास है, उस इजलास के एलामिये में तो बातें कुछ और तरह की है कि वो सारे जो राय उसमें रख रहे हैं, अब वो कोई आम रहनुमा तो है नहीं, अब सीईसी में उनके बड़े दिमाग बैठे हुए हैं। हालांकि बिलावल साहब भी अक्सर मामलात पे कहते हैं जी सीईसी तौसीक करेगी तो फिर देखेंगे। अब वहां पे बातें हुकूमत से अलहदगी की हो रही हैं, तो क्या उसे भी मामूली लें? इन जमातों में सीईसी कुछ नहीं कहती। इन जमातों का जो सरबराह होता है, ये वो जमातें नहीं है जिनके अंदर आप कहेंगे जमहूरियत है। यहाँ पर जो घर का रखवाला कहेगा, वो सारे जो खादमीन है वो वही बात हाँ में हाँ बताएंगे। और ये बिल्कुल ठीक है, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। ये प्रेशर नहीं, आपको अगर लगता है ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, होंगे, लेकिन ये प्रेशर टैक्टिक्स किन चीज पे अमल दरामद करवाने के लिए हैं? यानी क्या कैबिनेट के अंदर हिस्सादारी लेनी है, वो पहले से इनकार कर चुके हैं, क्या चीज चाहिए? वो चीज चाहिए जो अभी इनको मिल नहीं सकती, जो इनकी ख्वाहिश के मुताबिक है। वो चाहते हैं कि जी 50-50 कर लें, अब आधा टाइम आपने गुजार लिया साल से ऊपर, अब 1 साल हमें गुजारने दें, या फिर कोई हमारे साथ तय कर लें कि जी इतना अरसा आप होंगे, इतना अरसा हम होंगे। ये मेरा अपनी ये जाती राय है, क्योंकि और तो उनकी कोई ऐसी चीज है नहीं जो कि पीछे रह गई हो। अब एक ही जो है वो उनकी ख्वाहिश है, वो ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती, और अगर उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उन्होंने पेशरफ्त की तो पूरा सिस्टम तो गिर जाएगा, लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती उससे। अच्छा, इसका मतलब है बिलावल की बारी नहीं आ रही? नहीं, मैं कहता हूँ कि बारी आए, लेकिन अपनी बारी पे आए ना। नहीं, अपनी बारी पे बारी है। अपनी बारी पे किस तरह? जब वो 8 फरवरी एक और होगा? नहीं, 8 फरवरी तो कई पीछे भी होते रहे।
नहीं मैं 88 में 90 में हाँ यही मैं कह रहा हूँ, एक और भी होगा 2018 में। तो अब तो किस किस चीज में इस पे कमीशन जरूर बनना चाहिए, मैं समझता हूँ। इस पे कमीशन बनना चाहिए और उसका तदारुक निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया इस हवाले से आप अपना टाइम देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अल्लाह निगहबान।